हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पॉलिटी के और भी टॉपिक के वीडियो अपलोड किए हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज। पंचायती राज एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आज की इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, उन सभी को आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पंचायती राज का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के भाग 9 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 243 के क से लेकर न तक में इसका वर्णन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत है रॉ रिपिन के समय से हुई थी। रॉ रिपिन के द्वारा ही 1882 ईस्वी में पहली बार पंचायती राज जो व्यवस्था इसकी शुरुआत की गई थी। स्थानीय स्वशासन का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो पंचायती राज है उसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसलिए रिपिन को भी भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये लॉर्ड रिपिन होगा। अब देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था है, इसका क्या उद्देश्य होता है, किन उद्देश्यों के लिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो पहला इसका जो उद्देश्य है वो है विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। यानी हमारा जो विकास होता है, देश के विकास में हर जन की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना। उसके विकास में हर जन यानी हर व्यक्ति का भागीदारी होना चाहिए। दूसरा इसका जो उद्देश्य था वो था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, यानी शक्तियों का बंटवारा करना। शक्ति किसी एक हाथ में ना होकर सभी लोगों में बांट देना, इसे ही लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था का जो शुरुआत था वो स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। इसके बाद दूसरी बार जो पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना की गई थी वो 11 अक्टूबर 1959 को हुई थी। ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और अब ये आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। यानी सबसे पहले जो पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 2 अक्टूबर को हुई थी और उसके बाद जो 11 अक्टूबर था उसको पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब हम देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ी व्यवस्था थी, तो इसको क्रियान्वयन करने के लिए बहुत सारी समितियों का भी गठन किया गया जो इसके अलग अलग रूपों की समीक्षा करते थे। तो इसके लिए विभिन्न समिति का गठन किया गया था, जिसमें पहला है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में किया गया था। फिर बलवंत राय मेहता समिति थी, इसका गठन 1957 में किया गया था। GVK राय समिति थी, जिसका गठन 1985 में हुआ था। और LM सिंघवी समिति, इसका गठन किया गया था 1986 ईस्वी में। अब हम देख लेते हैं इन समिति का जो गठन किया गया था तो इनका समीक्षा का उद्देश्य क्या था, यानी किस व्यवस्था था जिसके ये फॉलो कर रहे थे, जिसको पालन करने के लिए बोल रहे थे। तो सबसे पहले है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की गई थी। यानी अशोक मेहता समिति के द्वारा बोला गया था कि हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए वो 2 स्तर का होना चाहिए, एक ग्राम स्तर पर और एक जिला स्तर पर। इसके बाद दूसरी जो समिति थी जिसका नाम था LM सिंघवी समिति, इसके द्वारा बोला गया कि पंचायती राज व्यवस्था जो है पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने की सिफारिश की गई थी। यानी पंचायती राज व्यवस्था को इसके सिंघवी के द्वारा बोला गया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको एक संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। इसके अलावा इसने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की सिफारिश की थी। इससे पहले हमने देखा था कि जो बलवंत राय मेहता समिति अशोक मेहता समिति था उसके द्वारा 2 स्तर की पंचायत की व्यवस्था की गई थी, और वहीं सिंघवी समिति के द्वारा 3 स्तर की पंचायत होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि जो गांव के पास वित्तीय संसाधन होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं हो कि वहां केवल पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना तो कर दिया जाए लेकिन उनके पास वित्तीय सहायता ना हो जिसके कारण वो विकास के कार्य में भागीदारी ना कर सके। तो इसलिए इसके द्वारा ही बोला गया था सिंघवी समिति के द्वारा कि गाँव के में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना तो होनी चाहिए, साथ में उनको कुछ वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके बाद एक समिति बनी थी जिसका नाम है JVK राव समिति,
और इसके द्वारा बोला गया था कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया। यानी जो JVK राव समिति का जो स्थापना करने का उद्देश्य था, ग्रामीणों का विकास करना, गरीबी का उन्मूलन करना और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करने के लिए इस समिति का निर्माण किया गया था। इसके बाद एक और समिति बनी थी जिसका नाम था के संथानम समिति। और के संथानम समिति का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था पंचायती राज संस्थान के वित्तीय जो मामले हैं उसका अध्ययन करना। पैसा से रिलेटेड जितना भी मामले थे उनका अध्ययन करने के लिए के संथानम समिति का गठन किया गया था। अब हम देख लेते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसका कार्यकाल कितना होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होगा उसका पहला अधिवेशन, यानी जब से पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाएगी उस वहाँ पहला जो अधिवेशन उसका होगा बैठक, वहाँ से लेकर जो 5 वर्ष होगा, 5 वर्षों तक पंचायती राज व्यवस्था है उसका कार्यकाल रहेगा। पहला इसका बैठक यानी पहला अधिवेशन होगा, पहला बैठक होगा, वहाँ से 5 साल तक इसका कार्यकाल रहेगा। इसका जो वर्णन किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 अंग के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका चुनाव कैसे होगा। तो इसका चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होगी वो होगी राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा। यानी पंचायती राज व्यवस्था के जो सदस्यों का जो चुनाव होगा और ये चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी रहती है ये जिम्मेदारी होगी राज्य के निर्वाचन जो आयोग है उनके द्वारा ये चुनाव कराया जाएगा। साथ ही चुनाव से रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपका जानना जरूरी है। पहला है यदि किसी पंचायत की समय पूर्व यानी 5 साल होने से पूर्व उसका अगर विघटन कर दिया जाता है तो ऐसे में उसका निर्वाचन है वो 6 महीना के भीतर करना होगा। लेकिन जो 6 महीना के भीतर अगर उसका निर्वाचन चुनाव फिर से किया जाएगा तो वो पूरे अगले 5 साल तक वहाँ से नहीं रहेगा। जब से जो स्टार्ट हुआ था अगर 5 साल तक है, जब से विघटन किया जाएगा वहाँ से लेकर अगला जो 5 साल अवधि होगा शेष जो बचा है उन्हीं तक उसका चुनाव किया जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, जो शेष बची अवधि होगी तभी तक इसका चुनाव किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें एक और बात बोला गया है कि अगर पंचायती राज व्यवस्था में अगर पंचायत का विघटन कर दिया जाता है और अवधि जो शेष अवधि है वो 6 माह से भी कम बची होती है तो इसके लिए फिर चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि 6 माह बहुत कम समय है और इतने में उतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक चुनाव कराने में अच्छा खासा पैसा का खर्च होता है और साथ ही बहुत सारे जिम्मेदारियां भी हो जाती है। तो ऐसे में अगर अवधि 6 माह से कम बची हो तो इसे निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कराने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इसका न्यूनतम आयु, यानी पंचायती राज व्यवस्था के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। तो इसकी जो न्यूनतम आयु होने वाली है वो है पहले इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष रहेगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए इसको याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। इसका जो वर्णन किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 243 च के अंतर्गत किया गया है। हम यहाँ पे अगर अभी पंचायती राज व्यवस्था आपका टॉपिक का थ्योरी वाला पार्ट है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसका MCQ क्वेश्चन का भी पार्ट मिलने वाला है, जिससे आपका ये थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही MCQ क्वेश्चन का टेस्ट लगा के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे रिलेटेड एक संशोधन भी है जिसको जानना आपका महत्वपूर्ण है। पहला वो है 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993, इसके द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। साथ ही इसके अंतर्गत और कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, उनको एक एक करके हम देख लेते हैं। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा संविधान के भाग 9 को इसमें जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 क से न तक को कुल जो 16 इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं उनको जोड़ा गया था। साथ ही इसमें 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था। तो आपको याद रखना है 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत भाग 9 को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 से में क से लेकर न तक को जोड़ा गया था। इसके अलावा अनुसूची 11 है उसको भी 92वां संविधान 73वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत ही जोड़ा गया था। इसके बाद इसके अंतर्गत और क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो पहला था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी इसी के द्वारा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू कर दिया गया, इसलिए 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आपको ये चीज़ पता होगा, 24 अप्रैल को तो आप सुन पाते होंगे कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसको मनाए जाने का उद्देश्य होता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था, इसके अंतर्गत 29 विषय को शामिल किया गया है, जिसमें कृषि, सिंचाई, पशुपालन, ये सब टॉपिक इसके अंतर्गत टोटल 29 विषय को शामिल किया गया है। इसके साथ ही जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। त्रिस्तरीय जो ढांचा है, जो सिंधवी समिति के द्वारा इसका सिफारिश किया गया था कि हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए वो 3 स्तर का होना चाहिए। तो जो 3 स्तर का होगा, इसका जो प्रावधान था वो भी 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अपना लिया गया था। ये 3 स्तर कौन कौन से होंगे? पहला होगा ग्राम स्तर, जो ग्राम पंचायत होगा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होगा और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। इसके साथ ही इसमें एक और प्रावधान किया गया था, वो था पंचायती राज संस्थान के प्रत्येक स्तर, ग्राम स्तर, जिला स्तर, जितना भी तीनों स्तर हैं, सभी स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 जो सीट है उसका आरक्षण कर दिया गया था। उस टाइम जब गांव में महिलाओं को शासन व्यवस्था में उतना खुलकर भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था, उस टाइम में ये जो निर्णय लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि 1/3 जो सदस्य था वो केवल महिलाएं हैं उस पद पर नियुक्त हो सकती थी, तो ये एक बड़ा कदम था। इसके साथ ही एक और इसमें व्यवस्था की गई थी, वो थी राज्य की संचित निधि से इन संस्थानों को अनुदान के रूप में अनुदान देने की व्यवस्था की गई। सिंधवी समिति के द्वारा ही ये बोला गया था कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए कुछ राशि भी उसको देना पड़ेगा, यानी वित्तीय सहायता करना चाहिए था। तो इसके द्वारा भी ये प्रावधान कर दिया गया कि पंचायती राज व्यवस्था को जो राज्य का संचित निधि है उससे पैसा दिया जाएगा। फिर हमारा जो पहला, तो आपने इससे पहले हमने पढ़ा था क्या कि जो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुरुआत था वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन आया था उसके बाद पहली बार किसने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। ये बात आप लोगों को याद रखना है। 73 अगर बोला जाएगा 73 संविधान संशोधन होने के बाद पहला कौन सा राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत की? तो ये कर्नाटक होगा। और लेकिन केवल आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये राजस्थान के नागौर जिले में होगा। वर्तमान में कुछ कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ये जगह है, पहला है इसमें नागालैंड, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम और इसके अलावा दिल्ली जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी है। इन सभी राज्यों में अभी पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम ये सब आदिवासी बहुमूल्य राज्य हैं, तो उनकी अपनी कुछ संस्कृति है, अपना कुछ उनका प्रशासन चलता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नागालैंड में, मिजोरम में और मेघालय में इनमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही दिल्ली जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी है, इन्हें भी कुछ विशेष कारणों से पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना यहाँ पे भी नहीं किया गया था। इसके अलावा भारत में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी जगह पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब हम देख लेते हैं नगर पालिका। जैसे गाँव के लिए ग्राम पंचायती राज व्यवस्था है, उसी तरह शहरों के लिए नगर पालिका होती है। तो नगर पालिका के बारे में भी देख लेते हैं। नगर पालिका का जो प्रावधान था वो इसका वर्णन संविधान के 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। इसके अंतर्गत जो 74वां संविधान संशोधन है ये नगर पालिका से संबंधित है। संविधान का जो भाग 9 का क है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 243 त से लेकर य और छ तक तो नगर पालिका से रिलेटेड इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारी 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची, उसे भी 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जोड़ा गया था। अब पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में जिस तरह 29 विषय थे, उसी तरह नगर पालिका जो है इसमें भी कुछ विषय दिए होंगे। तो इसके अंतर्गत टोटल 18 विषय को रखा गया है, यानी 18 विषयों पर विधि बनाने की जो शक्ति है वो नगर पालिका को दी गई है। साथ ही जैसे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण किया गया था, उसी तरह नगर पालिका में भी महिलाओं के लिए 1/3 जो सीट है वो आरक्षित कर दी गई है।
इसके अलावा नगर पालिका में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए इसमें 1/3 सीट का आरक्षण तो रहेगा, साथ ही जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भी लोग होंगे उनके लिए भी इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब देख लेते हैं नगर पालिका जो होगा इसका कार्यकाल कितना रहने वाला है। तो इसका जो कार्यकाल होगा ये 5 वर्षों का रहने वाला है। और विघटन की स्थिति में अगर पंचायत जो नगर पालिका है इसका अगर विघटन हो जाता है तो इसमें 6 माह के इसमें चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है। अब हम देख लेते हैं जो नगर पालिका है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो नगर पालिका होता है वो पंचायत स्तर का होता है। नगर पंचायत होता है ये ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, यानी वैसा ग्रामीण क्षेत्र जिसमें विकास हो रहा है और धीरे धीरे वो क्या हो रहा है नगर में परिवर्तित होता जा रहा है। तो ऐसे जगह पर नगर पंचायत होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है नगर परिषद। और नगर परिषद क्या है, तो जो छोटे नगर क्षेत्र है, छोटे जो नगर क्षेत्र होंगे वहाँ पे नगर परिषद का प्रावधान किया गया है। और लास्ट जो है 3 तरह का इसमें लास्ट जो है वो है नगर निगम। नगर निगम जो होता है वो बड़े जो नगर क्षेत्र है उनके लिए नगर निगम रहेगा। तो इस तरह जो नगर पालिका है उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है नगर पंचायत, दूसरा है नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम। अब कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जिसको आपको याद रखना आवश्यक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है नगर निगम की जो स्थापना थी वो सर्वप्रथम मद्रास में 29 दिसंबर 1688 ईस्वी में की गई थी। जो नगर निगम की जो स्थापना की गई थी ये सबसे पहले मद्रास में हुई थी और 29 सितंबर 1688 ईस्वी में की गई थी। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। और ये जो अनुमति दी गई थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा दी गई थी। तो याद रखना है सबसे पहले नगर निगम कहाँ बनाया गया था, तो ये मद्रास में बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था, तो 29 सितंबर 1688 ईस्वी में बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे उन सभी को अच्छी तरह से समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका MCQ क्वेश्चन मिलेगा, उस MCQ क्वेश्चन को भी आप जरूर लगाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।